नमस्कार साथियों, सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और युवा साथियों को मेरा प्यार। आज अखबार में मैंने कुछ खबरें पढ़ी, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके बीच में कुछ इन अपनी बातों को मैं रखूं जो मैं समझ पाया हूं या मेरी जो प्रतिक्रिया है, जो घटनाक्रम बीते दिनों में हुई है। इसीलिए मैं अचानक से आज ये वीडियो बनाने का मन हुआ। मैं आपको प्राय मैं सूचना नहीं दे सका, इसलिए मैं आज लाइव नहीं आया हूँ। जल्द ही एक इन्हीं विषयों से जुड़े एक बड़े मुद्दे के ऊपर मैं लाइव भी आऊंगा। कुछ खबरें हैं अखबार में जो मैंने पढ़ी और हमने कल टीवी पे भी जिस तरीके से देखा, उसको लेकर आज मैं चर्चा करना चाहूंगा। मगर सबसे पहले आज मैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का 100वीं पुण्यतिथि है। मैं सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को सत सत नमन करना चाहता हूं। तिलक अपने आप में एक संस्था थे। तिलक के वजह से ही एक नए युवा, शिक्षित और देश के इतिहास को संजोने वाले व्यक्ति थे और इनके वजह से कई नए युवा क्रांतिकारी देश में आए, जिससे हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रारूप बदला। और तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके वजह से मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं जो सोसाइटी इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश बेस्ड जॉब्स और इंग्लिश बेस्ड थ्योरीज और हिस्ट्री की तरफ जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं तिलक ने वापस मोड़ के उस समय में भारत के युवाओं को अपनी संस्कृति की ओर मोड़ने की कोशिश की, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश किया। तिलक ही थे जिसके वजह से आज महाराष्ट्र में गणपति उत्सव या गणेश उत्सव इतने बृहद रूप से होता है। तिलक ही थे जिनके वजह से फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई जो पुणे में है और उससे कई छात्र छात्राओं ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। तिलक ही थे जिनसे इंस्पायर होकर खुदीराम बोस, भगत सिंह, बाद में सावरकर जैसे कई महान क्रांतिकारी इस देश में आए और इनके थॉट प्रोसेस से ही आगे चले। तिलक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की बात को रखी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम मूवमेंट में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की बात रखी। उनके जाने के, उनके डेथ होने के बाद नेहरू और गांधी जी ने इसको अडॉप्ट किया। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मुझे लगता है इसको अडॉप्ट किया गया था उनके मरने के बाद। मगर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें लेके रहूंगा। और तिलक ने इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बीच में। तिलक केसरी अखबारों के माध्यम से उन्होंने देश को इतना जोड़ने का, अपने लेखों के माध्यम से इतना जोड़ने की कोशिश किया कि उनके ऊपर कई सिलेशन के चार्जेस भी ब्रिटिशर्स ने लगाए और उनको कई साल तक मांडले के जेल में भी बंद करके रखा गया था। तिलक ने कई बार गांधी जी को भी कहा था कि अहिंसा के राह से थोड़ा हटिए और स्वराज के लिए ट्राई कीजिए, और बाद में कांग्रेस ने उसी चीज को अडॉप्ट किया। तो इसलिए ऐसी महान आत्मा को मैं फिर से एक बार सत सत नमन करता हूं कि अगर तिलक ना होते तो शायद हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक एग्रेसिवनेस जो यूथ में आया था वो शायद नहीं आ पाता। तिलक ना होते तो शायद जो गीता आज इतनी फेमस है, गीता का अनुवाद जो इतना लोगों के बीच में फैला, या गीता के बारे में, रामायण के बारे में लोगों ने, महाभारत के बारे में लोगों ने इतना पढ़ना जो शुरू किया, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं उस दौर में भटक गए थे इन चीजों से और तिलक ने वापस इन चीजों के ऊपर, तिलक के वजह से शिवाजी जयंती का बृहद रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा। गणपति उत्सव के बारे में मैंने बोला ही। तो तिलक एक बहुत बड़े चेंजिंग फैक्टर थे हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को हमें आज के दिन पे याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये ना होते तो शायद स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग स्थिरता आ चुकी होती। बाल पाल लाल जो तीनों एग्रेसिव, एक फैक्शन कहा जाता था, मॉडरेट्स एंड रेडिकल जो थे, उसमें से तिलक रेडिकल्स में आते थे, मॉडरेट नहीं थे। तिलक एग्रेसिव लीग इंडिपेंडेंस के लिए, स्वराज के लिए लड़ते रहे, आखिरी दम तक लड़ते रहे। कई केसेस भी झेले उन्होंने, बाद में उनकी स्थिति भी, केसेस हारने की वजह से एक सिविल सूट हार गए थे, उससे उनकी स्थिति खराब हो गई। मगर कांग्रेस ने, गांधी जी ने पर्स फंड भी बनाने की कोशिश की थी उनके मदद के लिए। तो तिलक का एक बहुत बड़ा हमारे इतिहास में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा चैप्टर है और तिलक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। इसलिए आज के दिन पे हम युवाओं को उनको याद करना बहुत जरूरी है। आज उनकी 100वीं पुण्यतिथि है, इसलिए मैंने सोचा आपके बीच में कुछ बातें तिलक से जुड़ी मैं रखूं। आशा करता हूं कि आप आज सब लोग तिलक बाल गंगाधर, लोग ब्रिटिश भी उन्हें लोकमान्य कहते थे क्योंकि वो लोगों के बीच में उनका जो पकड़ था, वो ब्रिटिश भी उससे डरते थे।
तो आज इसीलिए आप सभी युवा भाइयों से निवेदन करता हूं कि आज आप सब लोग बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि को जिस प्रकार से भी मोबाइल के माध्यम से ही या फेसबुक के माध्यम से या घर पे या जिस प्रकार आप एक बार बस उनको नमन करें, याद करें, उनके बारे में थोड़ा पढ़ें, लोगों को बताएं, क्योंकि उनके बारे में जानना बताना बहुत जरूरी है। उनके बिना स्वतंत्रता संग्राम का सोचना भी 1857 के बाद का जो नया मूवमेंट था उसको सोचना भी बेमाना होगा। ये तो बात हो गई बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, मगर जो कुछ अखबारों में मैंने आज खबरें पढ़ी जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, ये बातें अपनी शेयर कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात जो है, कल जो हमने वीडियो देखा जिस तरह से बिहार पुलिस के जो अधिकारी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई गए हुए हैं, उनके साथ जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने कल बर्ताव किया है वो बेहद ही शर्मनाक है। और उसके बाद से जिस तरह से हमारे डीजीपी महोदय लाचारों की तरह बयान दे रहे हैं, ऐसे तो बहुत तरह के बयान देते थे कि विकास दुबे बिहार आ जाएंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, और कई उनके बहुत बयान चर्चा में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं, बड़े कड़े डीजीपी माने जाते हैं, मगर इस तरीके से वो लाचार दिख रहे हैं अपने अधिकारियों की, वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। और जो मुंबई पुलिस का रवैया है, मुझे कहीं ना कहीं ये अब बहुत शंका जो हमारी थी बहुत और गहरी होती जा रही है कि मुंबई पुलिस इस तरह की चीजों को करके क्या छुपाना चाहती है, क्यों इतना ढीला रवैया है। एक तो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने इस केस को एफआईआर फाइल होने में इतना विलंब करवाया है यहाँ पटना में, और उसके बाद एक अपने मंत्री के कहने पर केस को फाइल होने दिया। तो क्या मामला है इसके तहत तक जब बिहार पुलिस पहुंचने की कोशिश जो अच्छा काम कर रही थी, ऐसे बिहार पुलिस बहुत जल्दी अच्छा काम करती नहीं है, मगर इस बार थोड़ी तीव्रता से और सही तरीके से काम कर रही थी, भगवान जाने कैसे, ये भी अपने आप में कचंबा का विषय है। मगर जब काम कर रही थी और मुंबई पुलिस उसको इस तरीके से शर्मनाक तरीके से उनको अपराधियों की तरह ट्रीट कर रही है, और उसके बाद जो हमारे डीजीपी और मुख्यमंत्री जी साहब ने तो कोई जवाब बयान ही नहीं दिया इसके ऊपर, पता नहीं क्या कर रहे हैं इस मामले में। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक हमें आवाज उठाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए जो पुलिस का ये जो रवैया है, ढुलमुल सा रवैया, पहले तो एफआईआर फाइल होने देने में इतना लेट होना, उसके बाद फिर जांच सही तरीके से नहीं होना, फिर अब एक जब दूसरे प्रदेश में एफआईआर फाइल हुआ है तो वहां की पुलिस जाके तो उनको मदद नहीं करना, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना, बदसलूकी करना, ये सबका जो कारक जो है ना, जिसके ऊपर मैं आपके साथ जल्द ही एक लाइव आऊंगा, सबका जो कारक है, जिस तरीके से सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म किया है, उससे भी बड़ा जो रिफॉर्म आज देश को जरूरत है वो पुलिस रिफॉर्म है। पुलिस मैनुअल में रिफॉर्म होना, जब तक नहीं रिफॉर्म होगा तब तक ये जो इस तरह की घटनाएं हैं ये होती रहेंगी और हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें और आपको आज सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के साथ साथ पुलिस रिफॉर्म लाने के ऊपर भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। इसके ऊपर मैं जल्दी लाइव आऊंगा, बताऊंगा पुलिस रिफॉर्म क्यों जरूरी है, क्या है। ब्रिटिश टाइम से जो ये पुलिस का कानून और ब्रिटिशिया पुलिस का जो रवैया था पब्लिक को दबाने के लिए, आज भी पुलिस का वही रवैया है। ब्रिटिश चले गए, आज पुलिस पीपल फ्रेंडली नहीं हुई है, अभी भी वो सरकार फ्रेंडली है, सरकार के दम पे चलती है पुलिस। एक एक स्टेप सरकारी महकमों में तय होता है कि पुलिस कैसे काम करेगी। इसलिए जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हम सब लोग चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या है, आत्महत्या, इसकी गुत्थी सुलझे, और बिहार पुलिस के साथ जो मुंबई पुलिस ने किया है ये बेहद ही शर्मनाक है। इसके लिए हमें और आपको कड़ी निंदा नहीं, हमें आपको कड़ा स्वर उठाना पड़ेगा ताकि सरकार के कान में जो जू भी नहीं रेंगे और सरकार इस चीज को गंभीरता से ले। ये तो बात हो गई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या कांड के ऊपर जो पुलिस का रवैया रहा। अब जो दूसरा चीज जो मैंने अखबार में पढ़ा और रिपोर्ट भी आया, शिक्षक हैं एक, मैंने इनका नाम यहाँ लिख रखा है, मोहम्मद अजीम साहब, मरहूम मोहम्मद अजीम साहब मैं अपनाना चाहूंगा, मधुबनी के शिक्षक थे, इनकी मृत्यु हो गई कोरोना से। कब हुई कोरोना का संक्रमण, इनको कोरोना का संक्रमण कब कहाँ हुआ, ये जानना ज्यादा जरूरी विषय है मुझे लगता है। जैसा कि मैं कल कह रहा था शिक्षा नीति में कि शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा बाकी सब काम सरकार दे देती है। अभी बिहार में आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का क्या स्थिति है, किस प्रकार से संक्रमण बढ़ता जा रहा है और किस प्रकार से अभी तक मुझे लगता था कि सिर्फ जनता दल यूनाइटेड जो सत्ताधारी पार्टी है सिर्फ यही चुनाव के लिए परेशान थी, यही पार्टी परेशान थी। और जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर दबाव, सरकारी महकमे के ऊपर दबाव बनाकर ये जो चुनावी प्रक्रिया को लगातार इन्होंने कंटिन्यू करके रखा हुआ है,
उस वजह से एक शिक्षक की मृत्यु हो गई है, मगर सरकार का कोई बयान इस पे नहीं आया है। क्या मदद मिला अभी तक इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मरहूम मोहम्मद अजीम साहब आपके मतदान प्रक्रिया के इंचार्ज बनाए गए थे, ये ट्रेनिंग के दौरान इनको कोरोना का संक्रमण हो गया, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार क्या ये तय करेगी कि आज जो ट्रेनिंग में ही लोग संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है, कल सरकार जो इतना बौखलाई हुई है चुनाव कराने के लिए, क्या सरकार ये सुनिश्चित करवा पाएगी कि उनके एक भी अधिकारी, उनके एक भी शिक्षक, उनके एक भी मतदाताओं को संक्रमण नहीं हो? आप क्या चाहते हैं कि बिहार में चुनाव हो एक तरफ और एक तरफ लाशों का ढेर लग जाए? कैसा चुनाव चाहते हैं? शिक्षक को कितने सालों से आप दमन करते जा ही रहे हैं। इसमें एक और शिक्षक की आत्महत्या नहीं कहूंगा मैं, एक और शिक्षक की हत्या मैं कहूंगा। सरकार के इस रवैये से एक और शिक्षक की मैं कहूंगा हत्या हो गई। एक और शिक्षक का बलिदान चला गया है, मगर आपको जो ये सत्ता का नशा है आपके चेहरे पे से, ये पता नहीं कब जाएगा। आपके मंत्री और आला पदाधिकारी पार्टी के लगातार 1 महीने से वर्चुअल सम्मेलन किए जा रहे थे, मगर आज आपको अचानक से दिव्य दृष्टि से ज्ञान हुआ कि 7 तारीख को रैली बंद करा देनी चाहिए आपकी। क्योंकि इसलिए आपने इस रैली को बंद किया क्योंकि आप भी जान रहे हैं, आपको भी फीडबैक आ रहा है, जनता आपकी रैली से किस जनता को कोई मतलब नहीं। जनता जो बाढ़ से त्रस्त है, जनता जो भूखमरी से त्रस्त है, जनता जो कोरोना से त्रस्त है, उसकी आप जो सुध नहीं ले रहे हैं, जनता आपके रैली के दिन आपको अच्छे से जवाब देती कि आपका जो ये 1 महीने से ये नौटंकी प्रोपेगेंडा चुनाव के लिए जो सम्मेलन चल रहा था, ये कितना गलत था। आपके यही मंत्री और जो अधिकारी जो ये प्रोपेगेंडा और सम्मेलन में आपके लगे हुए थे, अगर ये बाढ़ पीड़ितों को और ये कोरोना पीड़ितों के ऊपर कुछ कार्य कर देते तो आपको ये सारा सम्मेलन और रैली करने का कोई जरूरत नहीं था। अभी तक मैं सिर्फ जदयू के ऊपर मैं कह रहा था, मगर मुझे आज जो मैंने अखबार में खबर पढ़ा उसमें भाजपा का चुनाव आयोग से ये मांग है कि भाई हमें रैली वैली नहीं करने दी जाए, हमें नुक्कड़ नाटक करने देने का आप प्रबंध या परमिशन दे दें। क्या नुक्कड़ नाटक से कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा? क्या भाजपा के पदाधिकारी, अभी उनके पार्टी कार्यालय में जब वर्चुअल रैली हुई तो 75 उनके पदाधिकारी और एमएलए और बाकी लोग संक्रमित हो गए, आप उनको नहीं बचा पाए वर्चुअल रैली के दौरान, तो आप कैसे कोरोना के संक्रमण से नुक्कड़ नाटक में लोगों को बचाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना क्या हड़बड़ी है चुनाव का। लाशों का ढेर आप बिछा देना चाहते हैं इस प्रदेश में? क्या थॉट प्रोसेस है आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं आप कि हम मतलब जनता मर जाए, हम किसी तरह से सत्ता में बैठे रहे, मलाई खाते रहे? कोरोना भी, बाढ़ तो हर साल आता था, उसको आप चमकी बुखार हो तो हर साल आप उसको फॉर ग्रांटेड लेके मतलब कह लीजिए कि एक सेमेस्टर में एक एग्जाम में एक चैप्टर समझ के हर साल की तरह उसको पढ़ लिया जाता था, पार हो जाता था। अब कोरोना को भी आप उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जमीन पर उतर के तो देखिए, आपके बगल में ही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अप्रैल के में ही हर प्रमंडल में अपना विजिट कर लिया, मगर आप तो जमीन पर उतरने के लिए तैयार नहीं। आप वर्चुअल रैली करने के लिए सिर्फ तैयार हैं, उद्घाटन करने में लगे हुए हैं। आप कोरोना से, बाढ़ से जो लोग त्रस्त हैं, उनके लिए आप पटल पे क्या हो रहा है इसको कब देखेंगे? एक शिक्षक की मृत्यु हो जाती है चुनाव की तैयारी के दौरान, और आपका अभी भी चुनाव 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 चुनाव। कितने शिक्षकों की जान लेंगे? कितने मतदाताओं की और आप जान लेंगे? अपना ये 15 साल का और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, ये 5 साल और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ऐसी क्या हवस है सत्ता की आपको? जनता सब देख रही है श्रीमान। आपको तो कुर्सी कुमार कर दिया जाए, कोरोना कुमार कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, आपके कान पे जू नहीं रेंगता है। और आपके मंत्री आपके महिमा मंडन में 1 महीने से लगे हुए हैं, मगर बिहार में कोरोना से किस तरीके से बचाव हो इसके ऊपर कोई चर्चा आपके मंत्रियों के मुख से सुनने में नहीं आ रही। बेहद शर्मनाक है ये। यही कुछ बातें जो मैंने पढ़ी, जिससे मुझे पीड़ा हुई, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता था। हमारी बात शायद पहुंचे मुख्यमंत्री जी तक, अगर पहुंचे तो शायद उनके कान पे जू रहेंगे या ना रहेंगे, पता नहीं, मैं नहीं जानता। मगर हमारा मकसद है कि ऐसी नींद में, जो निद्रा में सरकार है, उसको हम जगाते रहें, डुलाते रहें, हिलाते रहें। शायद कभी वो जाग जाएं, देख लें। क्योंकि जो ये चारों तरफ से जो ये संक्रमण के दौर में हमें ये चुनाव का जो प्रेशर थोपने में लगे हुए हैं ऐसे नेता, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ऐसे नेताओं को आप जब तक नहीं नकारेंगे, हमारा और आपकी जिंदगी का कोई कीमत, कोई मूल्य नहीं रहेगा। धन्यवाद।